औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, और दूसरे देखने और सुनने वाले सबको सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि पिछला महीना आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, बड़े अच्छे रोजे रखे होंगे, रमज़ान गुजरा होगा, इबादत की होगी, और उन इबादत में आपने बहुत अच्छा महसूस किया होगा, क्योंकि बरकतों का महीना था, अल्लाह ताला की रहमतें थी। लेकिन कुछ लोग इन बरकतों में भी तंग होते हैं, इन रहमतों में भी तंग होते हैं। वो कहते हैं रोजे ना ही आए तो अच्छे। जो रोजे नहीं रखते तो वो कहते हैं कि ना ही रमज़ान आए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान आए और उसके बरकत से फ़ायदा उठाएं, रोजे रखें, इबादत करें, कोई एक नई रूटीन शुरू हो जाता है, नया तरीका होता है। तो बहरहाल मुसलमान की ज़िंदगी में अगर रोजे आते हैं तो ये उसकी खुशनसीबी है कि रोज़ों की बरकतों से उसे बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आप ये देखिए कि मेंटली तौर पे हम 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तैयारी कर लेते हैं कि रमज़ान आ रहा है। शब मेराज आता है तो हम टेंशन हो जाते हैं कि अब रमज़ान मुबारक आएगा। फिर शब रात आती है तो हम तैयार होते हैं कि अब 15 दिन रह गए, अब रमज़ान आएगा। तो यहाँ भी आपके माइंड का सारा है कि अगर आप मेंटली तौर पे तैयार हो जाते हैं, हाँ जी के रोज़े आ रहे हैं, इस डेट से रमज़ान है और हमने रोज़े रखने हैं, हमने इबादत करनी है, हमने ये टाइम निकालना है, तो टाइम निकल पाता है। और अगर दिमागी तौर पे आप डबल माइंडेड हैं कि रोज़े आएंगे, कब खत्म होंगे, क्या करूँगा, रखूँगा, नहीं रख सकूँगा, तो जिन्होंने नियत की होती है और मेंटली तैयार होते हैं, जो नहीं भी रख सकते वो रख लेते हैं। और अगर मेंटली तैयार ना हो तो वो देखिए उनमें से कई आते हैं, जी बस जी ज़रा सी मुझे एक उल्टी है, मैंने रोज़ा तोड़ दिया, मुझे हल्का सा पेट दर्द हो गया, रोज़ा तोड़ दिया, मुझे जनाब सर में दर्द हो, मुझे रोज़ा तोड़ दिया। लेकिन कई ऐसे लोग भी लगे कि मैं जी सख्त बीमार था, मैं मरने लगा था, मुझे बेहोश होने लगा था, मैंने 1-2 घंटे रह गए, रोज़ा नहीं तोड़ा। तो दिमाग, माइंड, आपको पता है होम्योपैथी की पहली तरजीह माइंड है, और सारे काम माइंड पे आए तो आगे चलते हैं, वरना काम पूरे ही नहीं होते। तो यहाँ पर भी आप देखें कि मैं हर लेक्चर में मेंटली तौर पर भी तैयार करता हूँ कि अगर मेंटली तौर पे हम तैयार नहीं होंगे तो शायद हम नाकाम हो जाए, हमें कामयाबी आपके कदम ना चूमेगी। मैं ये कहता हूँ कि कामयाब हो जो पैद बने, अच्छे आप सब लोग बन सकते हैं। ये नहीं कि एक बना, दो बना, चार बना, नहीं, आप सब लोग बन सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को बदलें, अपने आप को चेंज करें, अपनी सोच को बदलें, अपनी सोचों को चेंज करें, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाएं, अपनी सोच में होम्योपैथी को लाएं, अपनी सोच में, अपने जिस्म में, अपने रूह में होम्योपैथी को इंजाप करें। तो फिर देखें कि यही होम्योपैथी इतनी आसान बन जाती है कि आप मरीज़ का चेहरा देख के भी दवाई दे सकते हैं, आप मरीज़ की जेस्चर देख के भी दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मरीज़ की 2-4 अलामतें पूछ के भी दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपके अंदर होम्योपैथी होगी, आपके खून में होम्योपैथी दौड़ रही होगी, यानी कि आपके ख्यालात में कि मैंने होम्योपैथी करनी है, होम्योपैथी पढ़ना है, इस मरीज़ को आ गया, अब इस चीज़ को मैंने कैसे डील करना है, अल्लाह ताला इसको शफ़ा देगा, मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ। जब ये सोचते हैं तो आपके अंदर एक अल्लाह ताला जो शफ़ा देने वाली चीज़ें आपके अंदर भी शरारत कर देता है थोड़ा। लेकिन फिर भी आप देखिए कई लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके हाथ में बड़ी शफ़ा है, ये जुमला भी गलत हो जाता है। शफ़ा ऐसी है कि अल्लाह ताला ने कोई हाथ में नहीं दी, अल्लाह ताला अपने पास रखता है, वो सिर्फ़ आपका रुझान देख रहा है, आपकी सोच को देख रहा है अल्लाह, और उस हिसाब से मरीज़ ठीक होगा। वरना अगर डॉक्टर के हाथ में शफ़ा हो तो उसके घर वाले तो कभी बीमार नहीं, उसके बच्चे तो कभी बीमार ना हो। तो सब डॉक्टरों के बच्चे और घर वाले ज़्यादा बीमार हो, सारे एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं। घी तो होम्योपैथी के गा रहे हैं, खा रहे हैं एलोपैथिक की दवाई। और अगर ये डबल माइंडेड होगा तो कैसे चलेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी होम्योपैथी को होनी चाहिए। अब होम्योपैथी में ट्रीट करें, आपके घर में कोई बीमार है, बच्चा कोई बीमार है, नहीं ठीक होता, कोई इमरजेंसी है, ठीक है, आप हेल्पिंग मेडिसिन दें, एलोपैथी कोई मना नहीं, ये मना भी नहीं है।
जैसे कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, एक बच्चे को खांसी लगी, मैं क्या करूं, आपने शुरू में एपिकाक भी दे दी, ड्रासरा भी दे दिया, उसको पर्टूसन भी दे दी, उसको मेफाइटिस भी दे दी, उसको आपने र्यूमेक्स भी दे दी, उसको हेपरसल भी दे दी, नहीं ठीक हो रहा, दे दी ये सिरप क्यों, थोड़ा रिलैक्स करो, फिर होम्योपैथी पे आ जाए। लेकिन प्रायोरिटी होम्योपैथी को होनी चाहिए, अगर प्रायोरिटी होम्योपैथ को होगी तो आपके मरीज भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए अपनी सोच को चेंज करनी पड़ेगी और एक इरादा करें। मैं कहता हूँ अगर आप इरादा, एक पुख्ता इरादा करें कि आज से मैं रोज 1-2 घंटे स्टडी करनी है होम्योपैथी की, और चाहे जो मर्जी हो जाए मैं स्टडी करूंगी, मैं करूंगा, मैं क्लिनिक जाऊंगा, टाइम पे जाऊंगा, क्लिनिक खोलूंगा, क्लिनिक से गैर हाजिर नहीं होगा, पूरे 2 साल तक मैं कोई हो ऐसा फंक्शन हो जिसमें जाना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई बात हो जिसमें बाद में भी जाया जा सकता है, तो आप क्लिनिक को प्रायोरिटी देंगे। अगर आप क्लिनिक को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ बहुत से जंग भी बैठे हैं, तो याद रखिए कि अगर आपने 2, 4, 5 साल क्लिनिक को प्रायोरिटी दी, अगले पूरे 50 साल फिर क्लिनिक आपको प्रायोरिटी देगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे, आज क्लिनिक खोला कल बंद किया हुआ है, कजन की शादी होगी 3 छुट्टियां कर रहे हैं, रिश्तेदार की शादी होगी आप छुट्टियां कर रहे हैं। तो जब आपके जहन में होम्योपैथी नहीं होगी, मीज़ों का ख्याल नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा। इसलिए मैं हर दफा, हर मरतबा यही कहता होता हूँ कि अपनी सोच को चेंज करेंगे आप, अपनी सोच को बेहतर बनाएंगे, अपनी सोच को होम्योपैथिक बनाएंगे, तो आप ठीक रहेंगे और कामयाब रहेंगे। अगर ये कामयाब नहीं होगी आपकी सोच, तो आपको कामयाबी मुश्किल है। हमारे जितने आप देखें कि डॉक्टर हैं, मैं लूंगा जब से 200-250 साल से होम्योपैथी हमारे वजूद में आई है, वो डॉक्टर भी वहाँ बहुत सारे हैं, वो कामयाब हैं, उनके नाम है, वो आज भी जिंदा है, हमारे टेबल पर जिंदा है, अपनी बुक्स की सूरत में जिंदा है। उन्होंने मेहनत की, स्टडी की, एक नया लाइन दी, बुक्स दी, रिपोर्टरी लिखी, मेडिकल लिखे, कितने लिखे, तो सब हमारे टेबल पे मौजूद हैं। अगर वो इतनी मेहनत ना करते तो क्या आज हम स्टेज पे होते, बहुत मुश्किल काम नहीं हो सकते थे। इसलिए आप आज अपने आप को चेंज करें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपनी सोच को होम्योपैथिक सोच बनाएं, तो फिर आप देखें कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा, आज से अहद करना पड़ेगा, आज से अपने आप से एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि अगले साल तक, अगले आने मंडे तक मैंने इतना पढ़ना है, इतना देखना है, इतना क्लिनिक जाना है, कोई नाराजगी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो आप देखें कि जब आप माइंड में जाएंगे, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जवाब में जब आप लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड पे जाते हैं, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकेगा। ये करके देखें, आज आप सोचें कल वो होगा, आज आप सोचें कल होगा, परसों होगा, अनकरीब होगा, देर से होगा, हो जाएगा, तो खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, और जो सोचेंगे वो मिलेगा। अगर आप आज ही सोचेंगे कि जी बस मुझे गाड़ी चाहिए एक अच्छी सी, तो गाड़ी आपको किसी और जरा से भी मिल जाएगी, होम्योपैथी जरा से शायद ना मिले। लेकिन आप होम्योपैथी का सोचेंगे कि आज जिस तरह मैं हूँ, आप जिस तरह आप क्लिनिक खोला हुआ है, कल को मैं डॉक्टर रियाज की तरह बनना चाहता हूँ, कल को मैं डॉक्टर अली की तरह बनना चाहता हूँ, कल को मैं डॉक्टर ईश्वर की तरह बनना चाहता हूँ, कल को मैं वो डॉक्टर है वो था गनी राजा उस तरह बनना चाहता हूँ, तो यकीन करें आप वैसा बन जाएंगे। जब आप नियत करेंगे मुखलिस हो के होम्योपैथी के लिए, तो यकीन करें कि अगर आपके घर कोई फंक्शन भी होगा, तो उसी दिन होगा जिस दिन छुट्टी होगी। अल्लाह ताला फंक्शन भी उस दिन करेगा, अल्लाह ताला मारेगा भी उस दिन किसी बंदे को जिस दिन आपकी छुट्टी होगी, क्योंकि आपने ऐद की अल्लाह से कि मैं ये करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप ये करके देखेंगे, जिस तरीके से आप सोचेंगे, आप करेंगे, तो उन दिनों में उन फिर आपकी छुट्टियां भी नहीं होगी, आपके फंक्शन भी छुट्टी वाले दिन आएंगे, आपके मातम भी छुट्टी वाले दिन आएंगे, आपकी इमरजेंसी भी छुट्टी वाले दिन आएंगी, आप बाकी दिन में कामयाब रहेंगे। तो अपनी सोच को बदले, मैं हर हानेमन डे पे खास तौर पे कहता हूँ कि हानेमन ने क्या किया था, जब एक एम लिया कि एक नई लैंड उसने देनी है, तो वो एक नई लैंड देकर गया, और लगातार कितना अर्सा तक वो देता रहा, अपने स्टूडेंट पैदा किए, शागिर्द पैदा किए, और आज होम्योपैथी इस नहज पे है कि उसको कोई फेल नहीं कर सकता, उसको कोई नाकाम नहीं कर सकता। चाहे गवर्नमेंट साथ दे ना दे, चाहे आपकी वजारत साथ दे ना दे, चाहे वो कौंसल ना दे, चाहे इसको मर्ज करे, लेकिन जब तक होम्योपैथी जिंदा है, होम्योपैथी सिस्टम जिंदा रहेगा, ठीक रहेगा।
उसके आगे के लिए, हमारे नस्लों के लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनको होम्योपैथी का टाइम दें, उनको होम्योपैथी का पढ़ने दें, उनको काम करने दें। अगर आपने पहले 5 साल कामयाबी से आपके टाइम टेबल के मुताबिक शेड्यूल्ड ज़िंदगी गुजारी, तो अगले 50 साल फिर आपका क्लिनिक, आपकी होम्योपैथी आपको प्रायोरिटी देगी। पहले आप 5 साल उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगी। ये ऐसे ही है कि जो आप करेंगे वैसे ही होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो आप सोचा वो हो गया, वो होता है कुदरत में। क्योंकि आपके लाशऊर में वो चीज़ चली जाती है कि मैंने ये करना है, तो फिर हालात वैसे ही बनेंगे। अगर मैं आज सोचता हूँ कि मैंने नेक काम ही करने हैं, मैंने तबलीग पे जाना है, मैं चिल्ले पे जाना है, मैं कहीं जाऊँगा, तो आप यकीन करें अगले 1 महीने में आपके क्लिनिक में मौलवी आना शुरू हो जाएंगे, आपको दावत देंगे तबलीग की, सारा की। क्योंकि जब आप सोचेंगे, आपकी यहाँ से एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, कॉस्मिक एनर्जी में चेंज हो रही है और पूरी जगह फैल रही है। और जो इसी सोच के एनर्जी के लोग हैं, उनको टकराती है, उनके दिलों में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं किससे मिलूँ, किसके पास जाऊँ, और वो फिर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आज सोचें कि मैं 2 नंबर काम करूँ, मैंने किसी से पैसा कमाना है, चाहे मैं किसी की जेब काटूँ, किसी की इज्जत खराब करूँ, किसी से उधार लूँ, किसी से फ्रॉड करूँ, आपके पास फ्रॉड ही आने शुरू हो जाएंगे। कि आप करके देख ले, कंफर्मेशन है। इसलिए अपनी सोच को बदलें, होम्योपैथी सोच करें, पॉजिटिविटी लाएं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले साल ही आपको बेहतरी महसूस होगी और आप बेहतर हो जाएंगे। आज का हमारा प्रोग्राम हनीमन डे पे भी है, तो लेक्चर भी है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, टाइम भी चार्ट है। आज 2 लेक्चर भी हैं, इसलिए थोड़ा सा आज इसको हम मिनिमाइज करेंगे। अब ये देखिए कि मैं हस्ब दस्तूर अल्लाह ताला की एक सिफत भी बयान करता हूँ कि अल्लाह के नामों में जितनी बरकत है, किसी अल्फाज में वो बरकत नहीं है। आज का जो अल्लाह ताला की सिफत है, अल जब्बार जल्ला जलालुहु, अल जब्बार जल्ला जलालुहु। अब जब्बार का मतलब देखा जाए तो उर्दू में बड़ा जालिम और जुल्म करने वाला है, जबर करने वाला है, लेकिन अरबी में इसको कहते हैं सबसे ज़बरदस्त। यानी कि हर काम में ज़बरदस्त, अगर वो नेकी भी करता है, अगर किसी से मोहब्बत भी करता है तो ज़बरदस्त करेगा, तो किसी से किसी को सजा भी देनी है तो ज़बरदस्त तरीके से देगा। तो अल जब्बारो, अल्लाह ताला ऐसी है इनकी शान इज्जत कि इनके मैच का हो कोई नहीं सकता और ना है, और ये सबसे ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया अल्लाह ताला के हाथ में है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात, ये जितनी कायनातें हैं, ये जितने ज़माने हैं, जितने आलम हैं, सबका मालिक अल्लाह है। इतनी बड़ी हस्ती जो शुरू से है और आखिर तक रहेगी, वो अल्लाह है। और अल्लाह का एक नाम है अल जब्बार हो, यानी कि सख्ती के साथ भी प्यार करना। अगर आपसे सख्ती भी की है तो अगले लम्हे अल्लाह ताला आपसे प्यार भी करता है। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप माफ़ी मांगते हैं, तो अगले ही लम्हे अल्लाह नाराज होने के बाद आपको माफ़ करके आपके साथ ठीक भी हो जाता है। और अल्लाह एक ऐसी ज़ात है, ऐसी ज़बरदस्त है, ऐसी ज़ात है कि ये दिलों को जोड़ता है। इसका एक मतलब है जोड़ना, अल जबार, एक दूसरे को जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना, सारी चीज़ों को साथ मिलाना। तो अल्लाह ताला अगर आप जब्बार का विर्द करते हैं तो अल्लाह आपको अपने साथ मिलाता है, यानी कि कुछ ना कुछ अपनी सिफात में से आपको ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप कुछ भी विर्द करते हैं, अगर जब्बार को करते हैं, तो आपको ये मिलेगा कि अल्लाह आपको अपने साथ मिलाएगा, और फिर आप भी लोगों के माफ़ किया करेंगे और उनको मिलाने का, जोड़ने का काम करेंगे। इसका एक लफ्ज़ी मतलब है जोड़ने का भी। अब आप देखिए कि जोड़ने वाला सबसे ज़्यादा अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है। हर चीज़ को जोड़ के रखा हुआ है, पूरी कायनात के एक सिस्टम को जोड़ के रखा हुआ है। आपके जितने गैलेक्सीज़ हैं, आपके जितने चाँद हैं, सितारे हैं, जितने इनको एक ख़ास ताकत से, एक बैलेंस से जोड़ के रखा हुआ है। इसलिए भी अलग होता है, जवाहर को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जोड़ के रखा होता है। जब आप ये विर्द करेंगे तो आपकी भी जो होगी, आपकी सोच, वो एक कांस्टेंट होगी, वो एक जगह जुड़ जाएगी, एक जगह कायम हो जाएगी, तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप ज़रा विर्द करके देखें। अब जैसे हर महीने कोई ना कोई सिफ़त अल्लाह की होती है। मैंने खुद भी करके देखा है, मुझे मुझे एक दो दोस्तों ने भी बताया, डॉक्टरों ने भी, कि हमने जब वो किया तो वाक़ई 1 महीने में हमें अंदाज़ा हो गया था कि हमारे अंदर ये चेंजेस आ गए। इसको आप सही दिल से अगर आप करते हैं, तो आप अल्लाह के करीब पहुँचते हैं और जुड़ते भी हैं और जुड़ने वाले बनते हैं, यानी जो चीज़ भी चाहते हैं उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। जो किसी के साथ जोड़ना चाहते हैं वो किसी के साथ जुड़ जाएगा, जो किसी के साथ अच्छा चाहता है वो अच्छा हो जाएगा, जोड़ने वाला।
और आप ये देखें कि हड्डी जुड़ती है खुद ही। हड्डी कैसे जुड़ती है? हड्डी जोड़ने के लिए कहते हैं दुनिया में कोई दवाई नहीं। हड्डी टूट जाती है, उसको आप अलाइन करें, उसको प्लस्तर करें, उसको रख दें, अल्लाह ताला की मेहरबानी से खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाती है। होम्योपैथ के पास आते हैं तो हम कहते हैं आज हमारे पास कलकीरिया फास्ट भी है, हमारे पास उल्टा भी है, हमारे पास सुपाइटम भी है, ठीक है वो भी काम करती हैं, लेकिन असल हकीकत अगर 38% होम्योपैथी है तो 62% एलोपैथिक है, और इससे भी ज्यादा पूरी दुनिया में है। वो तो कलकीरिया फास्ट नहीं खा रहे, वो तो रूटा नहीं खा रहे, वो तो सुपाइटम नहीं खा रहे, उनकी हड्डियां जोड़ रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी दवाइयाँ उसको देते हैं तो ये अमल तेजी से जरूर होता है, तो इसको एक जोड़ने वाला अमल भी कहते हैं। तो अगर आप विरद रखें इसका तो आप देखें कि आप बहुत अच्छा पाएंगे। नहीं जी, तादाद नहीं। आप एक दफा पढ़ें, लेकिन आंखें बंद करके अल्लाह के हजूर पेश होके अल्लाह को पहले अल्लाह की हैसियत में ला के, जो सबसे बड़ा अजमत वाला अजीम है, ये सोच के ये ला के फिर एक चाहे एक दफा पढ़े दिन में, चाहे 2 दफा पढ़े, चाहे 5 दफा पढ़े। ये गिनती कहीं भी नहीं है, गिनती लोगों ने बनाई हुई है, और बात का इतनी गिनती कर देते हैं कि लोग कहते हैं पढ़ू कैसे, टाइम के पैसे कैसे पास करो। तो आप एक दफा पढ़े, 2 दफा, 3 पढ़े, जितने आप रुझान से खुश खुजू से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अल्लाह को समझते हुए पढ़ेंगे, एक दफा भी काफी। वैसे एक जिक्र का है कि अल्लाह का अगर जिक्र आप करना चाहते हैं कुछ भी, अदर देन नमाज, अदर देन रसीद, आप कुरान पढ़ते हैं, अदर देन आप नफल पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं जी मैं अल्लाह समद कहना चाहता हूँ, तो इसकी काउंटिंग नहीं है। कम से कम ऐसे है कि अगर आप करना चाहते हैं तो 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद एक दफा अल्लाह समद कहें, आंखें बंद करें, अल्लाह को देखें, अल्लाह को हाजिर नाजिर है, फिर अल्लाह समद कहें, तो इसके असरात आप पे होंगे। अगर ध्यान मेरा किसी और तरफ है और मैं अल्लाह समद कर साथ देख लो, बाद 10 मिनट बैठे, इनको कैसे मैं बताऊँ क्या करूँ, तो कोई फायदा नहीं होगा। चाहे एक दफा पढ़े, 2 दफा पढ़े, लेकिन पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर चाहे एक दफा पढ़े, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। और एक हम माइंड रूब्रिक भी लेते हैं, क्योंकि माइंड के बगैर आपको पता है कि होम्योपैथी ज़रा मुश्किल हो जाती है, और होम्योपैथी मुश्किल नहीं नामुमकिन भी हो जाती है। होम्योपैथी में ये ऐसा भी है कि होम्योपैथी टिप्स पे भी आ जाती है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो होम्योपैथी आपके टिप्स पे होती है। आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका इतना तजर्बा हो जाता है कि ये दवाई इतना काम करती है, ये दवाई इतना काम करेगी, ये इस बर्स के लिए करेगी, तो उस स्टेज पे आके, उस एक्सपीरियंस पे आके आप बगैर सिम्टम के, बगैर माइंड सिम्टम के भी होम्योपैथी से कामयाबी हासिल कर सकते हो। मेरा जो खास लेक्चर होता है उसमें यही है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं है, मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना। पढ़ने पढ़ाने के लिए आपने कर लिया DSMS, पढ़ना है तो खुद किताब लेके पढ़े, आप घर में पढ़ें। लेकिन यहाँ पे जो मेरे लेक्चर का मकसद है कि मेरा लेक्चर आपको वो रहनुमाई दे जो रहनुमाई मैंने 35-40 साल में सीखी है। आगे आ जाएं। तो मेरे लेक्चर का ये मकसद होता है कि मैंने जो किया है 35-40 साल में, 45 साल में, वो आपको गोशे गुजार करूँ। और मेरी एक ये पक्की ख्वाहिश होती है कि इसमें जरा सा कोई मिलावट ना हो, कोई बनावट ना हो, कोई झूठ ना हो। जितने मरीज ठीक हुए हैं उतने ही बताना चाहिए, वरना होम्योपैथ डॉक्टर से बात करें तो क्या कहते हैं माजरत के साथ, और जी हर चीज का 100% इलाज मौजूद है। 100% इलाज होम्योपैथी में मौजूद है, बड़े अस्पताल एलोपैथी के। होम्योपैथिक क्लिनिक खाली पड़े हैं और जी 100% इलाज है, कहाँ से 100% इलाज है? हाँ, अगर एक मरीज है वो ठीक हो गया तो वो 100% है, ठीक है, एक आया तो एक ही ठीक हो गया। लेकिन मेरा जो मकसद है, जो पर्पज है कि आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आपको अपने जो टिप्स पे दवाइयां हैं, जो बीमारियां, उनके बारे में बताऊं, ताकि आपको आसानियां हों।
क्योंकि जब हम आपकी उम्र के थे, हम जब शुरू के थे, हमें मुश्किलात थी, सुनते थे, पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। तो अल्लाह ने जो इल्म दिया वो मैं चाहता हूँ कि आपको, अगर मुझे 40 साल में मिले, आपको 40 महीनों में मिले। एक हमारी हर दफ़ा माइंड रोब्रिक भी होता है, क्योंकि माइंड के बगैर मैंने बताया होम्योपैथी नामुकम्मल है। अगर आपका कोई कुरानी केस ठीक होना है, उसमें माइंड पे ठीक होना है। अगर आप देखें कोई तुक्के पे भी ठीक हो जाता है, जैसे आ गया आपके पास ब्लड प्रेशर का, आपने उसको रावुल्फिया भी दी, नहीं फर्क पड़ा, आपने क्रिटिकस दी, नहीं फर्क पड़ा, बेलाडोना दी, नहीं फर्क पड़ा, उसको ग्लोनाइन दी, नहीं फर्क पड़ा, नेट्रोम्योर दी तो उसको फर्क पड़ गया। हालांकि नेट्रोम्योर की आपने हिस्ट्री ली ली, नेट्रोम्योर की आपने सिम्टम नहीं ली, उसकी सिम्टम बनती होंगी। उसको वर्स बाय हीट होगा, वर्स बाय सनलाइट होगा, डिजायर फॉर साल्ट्स होगा, लेकिन तुक्के पे लग गए तो उसका ठीक हो गया। लेकिन असल में दवाई ने बेहतर काम किया है, हमने तुक्का मारा है। और जब आप इसको देख के दवाई देंगे तो आपके ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, तो आपका डायबिटीज भी ठीक होगा। आपका अगर दिल में ही नहीं होगा ठीक करने का, ब्लड प्रेशर का मिल जाएगा, आपने क्या था, ये तो ठीक होता ही नहीं, ये तो पूरी उम्र आप दवाई खाएंगे। कोई डायबिटीज हो गई है, बस जी ये तो पूरी उम्र खानी है। आपका पहला लफ्ज ये होता है। एक मरीज भी ये सोच रहा होता है, लो जी अब मुझे शुगर हो गई है, अब मैंने पूरी उम्र दवाई खाऊंगा, फिर 2 गोलियां हो जाएंगी, फिर कंट्रोल नहीं होगा, फिर फलां डॉक्टर के पास जाऊंगा, फिर वो तीसरी गोली लिखेगा, फिर चौथी गोली होगी, फिर कंट्रोल नहीं होगा, फिर मैं कोई और दवाई खाऊंगी, कोई करेले खाऊंगी, कोई सूप खाऊंगी, कोई और खाऊंगी, पक्की खाऊंगी, नहीं ठीक होगा, फिर मुझे इंसुलिन लगेगी, और फिर इंसुलिन के बाद हो सकता है मुझे कोई ऐसा जख्म हो जाए, मेरा कोई उज्व कट जाए, और फिर मेरा फारग हो जाए। ऐसा ही होता है उसके साथ, फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि उसने डाल लिया फर्स्ट टाइम, माइंड में बैठा लिया ये होगा तो वो नहीं होना। अगर उसने माइंड में बैठाया तो ठीक शुगर होगी तो क्या, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जब ज्यादा होगी तो दवाई खा लेंगे, वरना चल रहे हैं। और आपने कह दिया परहेज से ठीक होंगे, तो आप परहेज से ठीक हो जाएंगे। अगर टेंशन ना रखी, परेशानी ना की, डरे ना, और अगर आपने यही बैठा लिया जेल में शुगर की ऐसी तैसी, मैं बस परहेजी भी करूंगा, शुगर भी ठीक होगी, तो बस परहेज भी करेंगे, शुगर भी ठीक रहेगी। कई आप लोग ऐसे देखेंगे कि वो मीठा भी खा रहे हैं, शुगर भी कंट्रोल है, और कई जनाब शुगर को देखते ही नहीं है, कोई परेशानी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पर अब एक जो माइंड रूब्रिक है आज की, मेलिंगरिंग। मेलिंगरिंग हमारी काफ़ी मुश्किल अल्फाज हैं, जिसका मतलब हमें नहीं पता होता, हमें देखना पड़ता है। हमारी रिपर्टरी में अमूमन ज़्यादा अल्फाज ऐसे ही माइंड के। अब ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी ऐसी रूब्रिक है कि आपका मतलब क्या बनता है, और ये कैसे उन्होंने सेलेक्ट किया, कैसे प्रूव किया, कैसे पता चला, लेकिन जब वो दवाई देते हैं तो वो काम बड़ा अच्छा करती है। अब मेलिंगरिंग का मतलब है कि आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं, वो बीमार होकर खुश होते हैं, रिपोर्ट ले लाएंगे, फलां पार्टी से कराई, फलां पार्टी से कराई, उस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, अपने पूरी कबीले में दे दिया, अपनी पूरी बरादरी में दिखा दिया, और जी मैं बीमार हो गया हूँ, अब लोग आए मेरी हाल पूछ। चाहते हैं कि कुछ मुझे हो, लोग आए मेरे पास, आए मेरे घर, आए मेरा हाल पूछे, मुझे मशवरे दें। आपके पास मरीज आता है, 2 बंदे आए, मियाँ बीवी हैं, बीवी अपनी बीमारी बता रही है, तो पहले दोनों बैठेंगे, जी मैं दवाई लेनी, हाँ जी बीवी की दवाई लेनी, बीवी की दवाई दें। जब बीवी बताना शुरू करेगी तो अपना भी बताना शुरू हो जाते हैं साथ, या उनको याद आता है कि वो ये तो मुझे भी है। तो जो अपने आप को शो करते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये है, मैंने देखिए ये रिपोर्टें कराई, मैंने ये रिपोर्टें की, ये देखे ठीक है कि नहीं, आपको बार बार रिपोर्टें दिखाने वाले, आपकी तवज्जो अपनी तरफ करने वाले, अपने आप को अट्रैक्शन लेने वाले जो बीमार बनते हैं, उनकी दवाई, उनको कहते हैं मिलेंगे। और अगर ऐसा मरीज है, औरत ही है, जो बीमार भी या खुश भी, आप देखें, सो कोई परवाह नहीं, रिपोर्टें दिखा रही है, रिपोर्टें आ रही हैं कि उसके किडनी है, GFR जो है वो 3 पे आया हुआ है, उसको परवाह ही नहीं है, वो चल रहा है, फिर रहा है, काम भी कर रहा है। और किसी का GFR 20 पे है, 15 पे है, वो बेड पे पड़ा होता है।
जिस तरह 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, बिलो 10 है, वो खतरे पे है। किसी वक्त अचानक भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं, वो खुश है क्योंकि चल रहा है फिर रहा है। और लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, मेरा हाल पूछ रहे हैं, और मैं डॉक्टर टू डॉक्टर जाता हूँ, फिर जाके बताता हूँ मैं फलां डॉक्टर के पास भी गया, मैं फलां डॉक्टर के पास भी गया, मैं फलां डॉक्टर के पास गया, फलां लेबॉर्ट्री में गया, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। ऐसे शो ऑफ करने वालों को मैं लिंगरिंग कहता हूँ। और अगर वो आके बैठा हुआ है आपके पास कि जी मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ, मैं दवाई ले रहा हूँ, मेरा जो गैप है उसका नी बोन्स का, वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, ऑस्टियोफाइट बने हुए हैं, आपने एक्सरे देखा, डॉक्टर ने कह दिया कि आपके नीज रिप्लेस होंगे, आपने बड़ी अच्छी दवाइयाँ दी, सोच सोच के दे रहे हैं, समझ के दे रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर क्या बनेगा? उसकी माइंड पे आएंगे। अगर माइंड का उसका मेलिग्निंग वाला है, तो मेलिग्निंग में दो दवाइयां हैं सिर्फ, एक पल्साटिल है और एक पैराटोला स्पानी है। आप इनकी एक हाइपोटेंसी दें और आप देखेंगे कि वही ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला, वही अस्थमैटिक प्रॉब्लम वाला, वही कोई ऑटो इम्यून वाला बंदा आपकी इन दवाइयों से ठीक होना शुरू हो गया, और पिछली दवाइयां भी काम कर रही हैं। तो ये आपको देना है। हर लेक्चर पे मेरा एक रूब्रिक होता है, तो उस रूब्रिक पे आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। आज मैं डिटेल में इसलिए जा रहा कि इसको ज़रा फौरी तौर पे हमने 7 बजे तक क्लोज करना है। कुछ आपको सर्टिफिकेट भी देने हैं, कुछ डॉक्टर अली साहब भी आएंगे, उनका भी आज लेक्चर है 7:30 बजे। टाइम इकट्ठा हो गया है, टाइम बड़ा शार्ट हो गया, कि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बल्कि आपको पढ़ाऊं ना, आपको मैं BHMS ना कराऊं, आपको MD ना कराऊं, PhD ना करूं, अपना एक्सपीरियंस बता दूं। आज की दवाई जो हमारी चल रही है सीरीज में अल्फ़ाबेटिकली, आज की दवाई है पैसिफ्लोरा। अब पैसिफ्लोरा जेन में आते साथ ही आप क्या होता है, अब दवा के इसको दी जाती है नींद के लिए, कि नींद नहीं आ रही, ये पिए। मरीज आगे कहेगा मुझे नींद तो फिर भी नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों होता है? पैसिफ्लोरा की तारीफ बहुत लिखी हुई है कि हर किस्म की साइकोजेनिक न्यूरो प्रॉब्लम हो, न्यूरोसिस हो, किसी भी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है, ये दे तो ठीक होगा। अब देखें कि इसके लिए उन इंसोमिया के लिए आप देते हैं, और इंसोमिया में क्या होता है कि नींद ना आना। ठीक है, इसके काजिज में नींद ना आना सबसे बड़ा इंसोमिया। फिर उसके बाद देखें कि बहुत मुख्तलिफ काजिज हैं इंसोमिया की। स्ट्रेस एक अब इसका काजिज है, फिर आपकी अनशेड्यूल्ड लाइफ इसकी मेन कारण है। फिर आपका बेडरूम, इनकी वजह से स्ट्रेस है, फैमिली प्रॉब्लम है, आपका बेडरूम है, आपकी सेटिंग नहीं है, आपके घर में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, तो आपको इंसोम्निया बनाते हैं। फिर नींद की जो परवर्टेड स्लीप है, उसकी बहुत सारी किस्में हैं कि इसकी परवर्टेड स्लीप है। यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, और ये इसकी काज बनती है। और अगर इन काज को आप देख के जब ट्रीट करेंगे, तो आपका इंसोम्निया ठीक हो जाएगा। इंसोम्निया है, आपका स्ट्रेस है, अनशेड्यूल्ड लाइफ है, आपका स्लीप एप्निया है, आपका नार्कोलेप्सी है, आपका कैटनैप है, ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और इसके लिए जो आम दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो भी मैं लिख देता हूँ।
तो आपके इल्मों को इन्हीं दवाइयों से ये सारा कवर हो जाएगा। एक तो पैसी फ्लोरा है, तो क्या दिया। ये दवाइयाँ होंगी और जो कि आप इंसोम्निया को काबू कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो सीडिया एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है इंसोम्निया के लिए, लेकिन आप लोग इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा। पैसिफ्लोरा ज़्यादा करते हैं, लेकिन सीडिया भी बहुत काम की दवाई है और बहुत ज़बरदस्त ये काम करती है। मैं इसका वाकया सुनाऊंगी, मुझे कैसे याद आया। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था होम्योपैथिक में 1976 में, मेरे साथ डॉक्टर डीन साहब के दो बेटे भी पढ़ते थे, डॉक्टर तारिक डीन और डॉक्टर ताहिर डीन। उस वक्त डॉक्टर डीन साहब अच्छी प्रैक्टिस करते थे, अल्लाह वाले थे, सिंपल थे, दरवेश थे। पुराने किले में उनका क्लिनिक था। तो उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, कभी मैं उनके साथ उनके क्लिनिक पे चाय पे बैठ गया, चाय पे वो चाय बहुत पीते थे और पिलाते थे। डॉक्टर डीन साहब की एक खूबी थी कि वो जो भी आता उसको चाय दूध पिलाते थे, कुछ ना कुछ खिलाते थे। यही आदत उनके बेटों की थी, अगर उनके बेटे के पास चले गए तो चाय के बगैर आप नहीं आ सकते। बल्कि उनके बेटे ने जहाँ क्लिनिक खोला, वो कहते पहले मैं देखता था होटल साथ है तो क्लिनिक खोलो, और आपने जाके हाथ मिलाया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आए जाए डॉक्टर साहब बैठे, हाथ मिलाया, हमें कहा जी बैठे जी, आप खुद गायब हो गए। 2 मिनट बाद कहाँ गए थे, मैं तो चाय का कहने गया। उनको चाय का इतना सा कि इतना चाय पिलानी है, ये उनकी अच्छी आदत थी। बहरहाल ये प्रोसीडिया मुझे इसलिए नहीं भूलती कि उनके वाले साहब एक दिन बैठे हुए, तो नींद का मसला जेर बहस है कि नींद नहीं आ रही, तो वो किसी को कह रहे थे कि आप प्रोसीडिया क्यों नहीं देते, अगर आपके क्लिनिक में प्रोसीडिया नहीं है तो क्लिनिक बंद कर दो। वो कहते एक दफा ये हुआ कि ईद के दिन थे और हमारे घर दो बकरे आए, ये डॉक्टर डीन साहब कह रहे हैं, और वो रात को बैं बैं लगाई होती थी। वो बकरे भी एक किसी था राजनपुर का था, एक फतेह जंग का था, उनकी भी आपस में नहीं बनती थी। रात को दोनों लड़ रहे हैं और बै 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 कर रहे हैं, कहते बड़ा परेशान। मैंने उनको पैसी फ्लोरा 60 कतरे की डोज सुना के देते हैं। मैंने 60 कतरे पिलाए, नहीं ठीक हुआ। मैंने 120 पिलाए, नहीं ठीक हुआ। मैंने 100 200 कतरे पिलाए, नहीं ठीक हुए। कहते बड़ा तंग, कहते मुझे किसी ने बताया था कि प्रोसीडिया बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने देखा मेरे पास प्रोसीडिया इतनी सी पड़ी थी, हाफ पाउंड। वो कह रहे मैंने जाके बकरों का जो पानी पड़ा उसमें सारी बोतल डाल दी। अभी आधा घंटा हुआ था कि बकरों का बोतल बंद हो गई और उनकी बैं बैं खत्म। और उनको जब होश आई तो वो उनके कुर्बानी का वक्त था, उस वक्त जागे। जी नहीं थके तो रोज थके ना, अगर थके तो फिर भी स्कूल मिल गया ना। बहरहाल जितनी आपकी ये दवाई है, ठीक है, जिसको ट्रंकलाइजर कहते हैं, ठीक है, वो आपको थकावट भी दूर करते हैं। तो बहरहाल उसके बाद से मैं नहीं भूला और मैं प्रोसीडिया इस्तेमाल कराता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। लेकिन अगर कहीं रह जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि हमारी हर दवाई 100% काम करेगी, 10 में से 10% काम कर नहीं करेगी। आप पैसी फ्लोरिया अल्टरनेट कर दें। पैसी फ्लोरिया, पैसी फ्लोरा के दे 60 कतरे, इसकी डोज ही 60 है, मैं आपको बताऊं। हम लोग उनको 60 देते नहीं, 10 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 40 की डोज ही 60 है। और 60 कतरे इसके दें, प्रोसीडिया के दें 30 कतरे, और 20 कतरे अगर अपना स्टेवा के दें, आप अल्टरनेट करके, और फिर साथ काली फस खिलाएं, तो पुराने से पुराना जो इंसोमिया का मरीज है वो भी ठीक हो जाता है। हफ्ता 10 दिन में उसके ऐसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको कि वो कहेगा हाँ जी मैं मेरी दवाइयाँ छूट गई हैं, दवाइयाँ रोज खा रहे हैं, कितने भी जाएंगे, मैं लग्जाटनल रोज खा रहा हूँ, मैं फलां रोज खा रहा हूँ, मैं फलां खा रहा हूँ।
तो वो दवाइयाँ आप छुड़वा सकते हैं। काफिया है, अमूमन आप देखें काफिया सबसे बेहतर नींद के लिए लिखी हुई है, सफ़े भरे हुए हैं, डॉक्टर ने लिखे, लेकिन नींद नहीं लगती, आप देते तो काम नहीं करती। इसको हमेशा हाई पोटेंसी पे देंगे। काफिया, अगर आपको नींद का मसला है तो नींद का मसला आपके दिमाग की वजह से, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे अनशेड्यूल्ड लाइफ है, चाहे आपका बेडरूम प्रॉब्लम है। बेडरूम का प्रॉब्लम ये है कि वाइफ कह रही है एसी चलेगा, मैं कह रहा हूँ एसी नहीं चलेगा। वाइफ कह रही है पंखा तेज चल रहा है, मैं कह रहा हूँ पंखा नहीं चलेगा। वाइफ कह रही है दरवाजा खोल के सोना है, मैं कह रहा हूँ दरवाजा नहीं खोल के सोना। ये प्रॉब्लम चल रही होती है, तो इसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। फिर उसकी वजह से आपकी पुअर स्लीप है, परवर्टी स्लीप है किसी वजह से, फिर स्लीप एपनिया है, ये इसी वजह से। तो इन सब चीज़ों को, स्लीप एपनिया है, स्लीप पैरालिसिस, इनकी काज चाहे कि कुछ और हैं स्लीप पैरालिसिस की, लेकिन ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, ये इस तरह देंगे आप पैसिफ्लोरा, पिसिडिया, एवरास्टैब और कालीफास, आपके बहुत सारे केस नींद वाले मसले हल हो जाए। 1985 में मेरा क्लिनिक था मला हरिपुरा में। जब वो क्लिनिक छोटा पड़ गया तो मैं असरमा रोड पे शिफ्ट हुआ, 92 की बात है। जब वहाँ शिफ्ट हुआ तो मैं क्लिनिक बना रहा था। डॉक्टर अली साहब भी मेरे साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वो 85 87 से मेरे पास आ रहे थे वहाँ मेरे पहले क्लिनिक में। तो हम दोपहर को भी इकट्ठे होते थे, रात को भी इकट्ठे होते थे। तो अभी इनका क्लिनिक खुला था, लेकिन ये शाम को आ जाते थे मेरे पास। तो हम बैठे, तो हम क्लिनिक बना रहे हैं, कारपेंटर लगा हुआ है, तो सामने एक दुकान थी प्रॉपर्टी डीलर की। दो पार्टनर थे, एक मेरा वाकफ था, उसे चाय भेजी, साथ खुद भी आ गया, साथ अपने पार्टनर को ले आया। पार्टनर बड़े अल्लाह वाले, सफ़ेद उन्होंने जनाब सूट पहना हुआ, सफ़ेद चादर ली हुई, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, और बड़े बारोब रूहानी शख्सियत नजर आए। मुझे कहते हैं बेटा जी आपने क्लिनिक चलाना है? मैं कहा नहीं, अल्लाह चलाएगा। कहते ये बात तो ठीक है। तो क्लिनिक नया शुरू किया, मैंने कहा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। कहते फिर भी मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, अगर आपने क्लिनिक रन करना है तो एक तरीका करेंगे तो आपको क्लिनिक फेल नहीं होगा। मैंने कहा जी बताएं। तो अपने क्लिनिक में आपके नींद की दवाई जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आपके क्लिनिक में नींद की जबरदस्त दवाई नहीं है तो आप फेल हैं। कैसे फेल हैं? किसी के वालिद साहब रात को बीमार हो जाते हैं, आते हैं, तो आप उनकी बीमारी भी दें साथ नींद की दवाई। अगर वो घर जाके बाकी रात आराम से गुजरेगी तो पूरी फैमिली खुश होगी आपसे कि हमारा वालिद साहब ठीक है। किसी का बच्चा तंग कर रहा है, जिद्दी है, रात को रो रहा है, रात को प्रॉब्लम हो जाती है, वो रो रहा है, तो फिर आप उसका दवाई दें और साथ नींद की भी दें, ताकि वो बच्चा सोए। अगर वो बच्चा सोएगा, माँ बाप आराम से सोएंगे, पूरा घर आराम से रहेगा, तो आपका क्लिनिक चलेगा। तो बहरहाल साहब ये दवाइयाँ आप देंगे तो नींद के मसले मसाइल हल हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब ये देखिए कि स्ट्रेस कितनी किस्म का होता है। अगर स्ट्रेस से है, फिर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको कोई ऐसी बीमारी है, सांस की बीमारी है, आप सीधा लेट नहीं सकते, आपका सांस फूलता है, आप बैठ नहीं सकते। तो आपके ऑफिस में अपने बात से नहीं बनती, आप ऑफिस में खुश नहीं है, आपके किराए पे दुकान है, आप मालिक मकान से खुश नहीं है, वो आप चौथे दिन आगे कहता है किराया ज्यादा करो, ये करो, उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। और आप अगर ह्यूबिलेट हो रहे हैं तो फिर ना काफिया काम करेगी, ना पैसे फ्लो का काम करेगी। फिर यहाँ पे अगर किसी वजह से आप हद तक महसूस कर रहे हैं, आपने अपनी महसूस किया, आप ह्यूमिलेट हो रहे हैं, तो फिर आपको स्टाफिस एग्री है, किसी एम डोज भी इंसोमिया दूर कर दे। अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, कि सर में दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है, आपको लूज मोशन शुरू हो जाता है, तो फिर कालो से काम करिए। अनशेड्यूल्ड लाइफ है कि आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब है, किसी दिन आप 2 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन सुबह की नमाज पढ़ के सो रहे हैं। तो आप शेड्यूल पहले अपनी लाइफ को करें, एक टाइम फिक्स करें कि मैंने इस टाइम सोना है। और अगर आप टाइम पे सोएंगे तो एक है पाइनियल ग्लैंड। ग्लैंड है, इसका डायरेक्ट आपकी नींद से ताल्लुक है।
और ये हार्मोन रिलीज करता है मेलेटोनिन। जब तक आपका मेलेटोनिन सही तरह रिलीज नहीं करेगा आपको नींद नहीं आएगी, चाहे इनमें से वजूहत कोई भी हो। तो ये आप कोई भी दवाई देते हैं उससे क्या होता है कि पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेशन मिलती है और वो मेलेटोनिन आपकी जो आपकी जिसामत, आपकी जो जरूरत है उसके मुताबिक वो इसको रिलीज करता है, तो आपको नींद आती है। इसकी दवाई भी बन चुकी है मेलेटोनिन की, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देखें कि स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है कि आप सोते हैं और साथ ही जाग जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्लीप ठीक है लेकिन एपनिया, आपको सांस की तकलीफ है, आप लेटते हैं आपका सांस रुकता है, आप उठ के बैठ जाते हैं। आपको नाक बंद है, आपका नाक बंद होता है, आप उठ जाते हैं, उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। आपको दमा है, आपको सांस की तकलीफ है, आप सोते हैं, सो नहीं सकते, ऑक्सीजन कम होती है, आप उठ के बैठ जाते हैं। आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप लेटते हैं तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे हार्ट की वजह से एग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है और आप उठ के बैठ जाते हैं। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, फीमेल में मेंसेस इम्बैलेंस है, नॉर्मल नहीं है, तो वो किसी वजह से सोते हैं, उनको गर्मी लगती है, हिदर लगती है, रजाई उतार के पीछे फेंकी, चादर उतार के पीछे फेंकी, पंखा तेज किया, दरवाजा खोला, तो ये ऐसी सूरत में स्लीप एपनिया के लिए जो फिर दवाई बनती है आप वही देंगे। लेकिन मैं जो आपको नुस्खा बताया पहला, पैसीफ्लोरा 60 कतरे, 40 कतरे पिसीडिया, 30 कतरे एवनास्टेवा, या अल्टरनेट करके दे, सुबह दोपहर शाम, साथ काली फास दे, तो आपके मैक्सिमम केसेस नींद के ठीक हो जाए। फिर आप देखें कि स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसको कहते हैं ये की कच्ची नींद है। मैं नींद में भी सब सुनता रहता हूँ, मैं नींद में भी सुनती रहती हूँ, मुझे पता है मेरे दाएं तरफ कौन आ रहा है, मेरे कमरे में कौन आ रहा है, मेरे कमरे में कौन जा रहा है। ये स्लीप एपनिया कहलाता है। सबसे बेहतर स्लीप एपनिया की सारी स्लीप पैरालिसिस की कच्ची नींद वाली एसिड फास्ट है, कार्सिनोसिन है, जिनकी होती है, जिनकी अनरिफ्रेश स्लीप है कि वो सो के उठ के कहते हैं जी नींद से हम फ्रेश ही नहीं हुए, हम थके हुए हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम 4 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, अब लगा सोई नहीं। अनरिफ्रेश स्लीप है, उसके लिए भी एसिड फास्ट, कार्सिनोसा और ओपियम बेहतरीन दवाइयां आप ये देंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी ऐसी है कि सडन अटैक ऑफ स्लीप, बंदा बैठा बैठे बैठे सो जाएगा, अपने टेबल पे बैठा है सो गया, किसी घर सोफे पे बैठा है ऐसे गर्दन में सो गया, नहीं छोड़, आप सो, और कुर्सी पे बैठे हैं आप सो गए, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे आप सो गए, आप खाना खा रहे आप सो गए, इसको कहते हैं नार्कोलेप्सी। इसकी दवाई आपकी नस मास्कट है, इसकी दवाई ओपियम है, इसकी दवाई एसिड फास्ट, और ये दवाई दे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कैट नैप स्लीप, अब कईयों की कच्ची स्लीप होती है, इसको कैट नैप कहते हैं। कैट का मतलब बिल्ली और नैप का मतलब ऊँगना। जैसे बिल्ली बैठी बैठी देखे आप जरा से बैठे होगी ऊँग रही होगी, तो ऐसा मरीज भी जरा सा बैठता ऊँगना शुरू हो जाता है, ऊँगेगा और फिर फ्रेश हो जाएगा, फिर 10 मिनट बैठेगा, फिर ऊँग लेगा, फिर सो जाएगा, उसको कैट नैप स्लीप कहते हैं। तो इन सब का जो दवाइयाँ मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बता दिया कि उसको सिंगल बाय सिंगल दें, और फिर अगर आप देखेंगे डेफिने इंडिका सबसे बेहतरीन दवाई काम करती है। ये जो वो लोग ओपियम, डेफिने इंडिका, एवनास्टेवा, ओपियम, एसिड फास्ट, जो लोग एडिक्शन में मुब्तला रह चुके हैं, किसी भी नशे में, नशा नशा है, एडिक्शन एडिक्शन है, किसी भी, चर्स है, हीरोइन है, आइस है, पाउडर है, सिगरेट है, शराब है, वाइन है, किसी भी कसम में, किसी को पेप्सी का नशा हो जाता है, वो भी नशा है। पेप्सी के बगैर उनकी सुबह नहीं होती और रात नहीं गुजरती, पेप्सी पेप्सी पी जाते हैं, तो भी एक नशा है। उस नशे के लिए भी डेफिनेट दिखा है। किसी को नशा है किताबें पढ़ने का, बुक रीडिंग का, वो बुक रीडिंग के बगैर सो ही नहीं सकता जब तक बुक नहीं पढ़ ले, 2 समय नहीं पढ़े, 4 समय नहीं पढ़े, तो उसको फिर आप दवाई डेफिनेट डी का देंगे तो वो काम करेगी, और ये अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा। काफिया के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि काफिया हम दे दे के थक जाते हैं, लेकिन काफिया काम नहीं करती।
मैंने इसको 30 में इस्तेमाल कराई, 200 में कराई, 1 में कराई, नहीं करती थी, फिर मैंने इसको CM में कराना शुरू कर दिया। मेरे पास एक ऐसा केस आया, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम 20-25 साल पुरानी। मैं उसको दवाइयाँ दे रहा हूँ, काफिया दे रहा हूँ, उसको पसीडिया दे रहा हूँ, उसको पैसीफ्लोरा दे रहा हूँ, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाद का डॉक्टर कहता है यार ये मरीज मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती, ठीक ही हो रहा, मैं भी तो, लेकिन हम फिर किताब खोल के बैठ जाते हैं, आज अगर वो आ रहा है तो हम भी आ रहे हैं, हम भी नाकाम नहीं होंगे। मैंने उसको काफिया CM दी, पूरे 15 दिन के रात को खाओ, वो 15 दिन के बाद आया, कहता जी मैं ठीक हो रहा हूँ। फिर उसको 15 दिन और दी, लगातार 1 महीना। उसके बाद उसने कहा जी मेरी दवाई छूट गई है नींद की और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फ्रेश हो चुका हूँ और मैं 100% ठीक हूँ। उसके बाद मैंने बहुत से मरीजों को जब दी तो काफिया CM ही दी, और CM 1 से 200 से बेहतर रिजल्ट करती है। और काफिया आप देखें, खुशी से कईयों की नींद खत्म हुई। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया, उसको नहीं उम्मीद थी मेरा 25 लाख का, 30 लाख का, 5 लाख, उम्मीद ही नहीं थी। 1500 का बॉन्ड रखा है, उसको सोच भी नहीं थी कि मेरा निकलेगा पहला इनाम। जब उसको पहला इनाम निकला, बड़ा खुश हुआ। उस दिन से उसकी नींद चली गई, पाइनियल ग्लैंड ने गलत असर किया, उसकी नींद चली गई, वो नहीं ठीक हो रहा था। तो वहां पे काफिया काम करती है। किसी ने चाय बहुत पी है, काफी बहुत पी है, उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट में नींद का उड़ जाना है, उसका जो पहला असर है नींद का आना, तो जो सेकेंडरी एक्शन होता है कि नींद का गायब हो जाना। और उसके लिए फिर वो 2 कप काफी पीते हैं, पूरा दिन काफी पीते हैं, चाय पीते हैं, 1 कप से शुरू की, 2 कप पिया, 3 कप पिया, तो फिर आप उनको काफिया देंगे तो ठीक हो जाएंगे। वैसे जो लोगों को चाय का नशा होता है, चाय बहुत पीती हैं खवातीन ज्यादा है कुछ, वैसे तो लोग भी मर्दों में अपने ऑफिस में पीते रहते हैं, लेकिन घरों में भी चाय पीती है कि चाय के बगैर नहीं रह सकती। 1 कप पीती है, जब आपकी तरह बड़ा करती, इतना बड़ा मग्गा होता है जिसमें 3 कप आता है। ये हम सुबह भी पीते हैं, दोपहर भी, शाम भी, और 9 कप बनते हैं। फिर इसके अलावा वो लेडीज कहती है कि हम इंतजार में रहते हैं कोई मेहमान है और चाय बने। मेहमान चाय नहीं पीता, हम जबरदस्ती पिलाते हैं। वो कहता है हमने चाय पीनी ही नहीं है, पीता ही नहीं हूँ। कहते नहीं आप पिएगे, आप ये उसने नहीं पीनी, अपनी खुद पीनी। उसके लिए थिया सबसे बेहतरीन दवाई है। आप 200 में दे, 30 में रोज दे दें, 15 दिन देखें वो आगे की, हाँ जी मैंने चाय कम कर दी। आपने तो कम नहीं, कसर नहीं छोड़ी थी, कम हमारी थिया ने कराई। तो काफिया इम्तिहान में नंबर 16 बहुत अच्छे आएंगे, मैं 95% नंबर आएंगे, मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाएगा, मुझे मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा, नंबर आए 65%, 75%, उधर ही बेहोश हो गई, या बेहोश हो गया, परेशान हो गया, परेशानी लग गई कि क्या हो गया, सोचा नहीं था, और उसकी दवाई भी फिर काफी है, उसको नींद नहीं आती। लव अपॉइंटमेंट, अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, लव डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, उसमें भी ये प्रॉब्लम काफी करती है। किसी को मोहब्बत होगी एक दूसरे से, मोहब्बत चल रही है, 6 महीने हो गए, साल हो गए, शादी का दिन करीब आए, शादी हो रही है, बजाय कोई रुकावट नहीं है। कभी रुकावट होती है कि किसी का माँ बाप नहीं मानते, लड़के का नहीं मान रहे, लड़की का नहीं मान रहे, उनको पता है कि नहीं भी हो सकती, लेकिन सारे हालात ठीक सराते मुस्तकीम पे जा रहे हैं और माँ बाप भी मान रहे हैं। कोई अचानक ऐसी वजह बनी कि उनका इनकार हो गया, उसके बाद नींद लड़के की गई, लड़की की, वहां सिर्फ और सिर्फ काफिया काम कर। लेकिन आप इसको पसीडिया, एवनास्टेवा और कालीफास, पैसीफ्लोरा, ये अल्टरनेट करके दे सकते हैं, तो आपके नींद के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, आपके मरीजों के बहुत सारे मसले हो जाएंगे और मरीज आपसे खुश होंगे। और अगर आप सारे नींद वाले पेशेंट को कालीफास की खुराक रोजाना देते रहे, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल, माई सेल्फ प्रूवन इन माई क्लिनिक की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। चाहे वो 10 मरीज देखे हैं मैंने, चाहे 20 देखे हैं, चाहे 5 देखे हैं, चाहे 20 देखे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। काली बोरोमेटम है कि जिनके अंदर बेचैनी होती है, टेरनटोला हिस्प है, उनको बेचैनी होती है, उनकी दवाइयां हैं ये। टेरनटोला वाले को बेचैनी होगी, उसको किसी पर चैन नहीं आएगा,
क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही होती, जिसको ADHD भी कहते हैं, ऑटिज्म भी कहते हैं। तो उसको नहीं पता चल रहा बच्चे को क्या करना है, इधर से देखा उधर भाग गया, उधर कुछ नहीं मिला, उधर नजर पड़ी उधर भाग गया, उधर नजर पड़ा उधर भाग गया। कभी को बच्चा किसी चीज को छेड़ता है, कभी नहीं भी छेड़ता, लेकिन बेचैन रहता है। वहां पे टेरेंटोला उसको नींद भी लाएगी, उसको सुकून भी देगी। लेकिन इन सब दवाइयों के साथ जो बच्चे आते हैं ऑटिज्म, कार्सिनोसिन को ना भूलिए, वो देंगे तो बेहतर हो जाएंगे। आर्सेनिक को नहीं भूलना, वो देंगे तो बच्चे बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी दवाइयों में जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, जो बेचैन बच्चे हैं, ADHD के हैं, जो तवज्जो नहीं देते, ना माँ बाप की, माँ मना कर रहा है नहीं मना हो रहे, बाप बुला रहे नहीं मना हो रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, उनको कह रहे हैं नहीं दे रहे, समझ रहे हैं लेकिन तवज्जो नहीं दे रहे, तो वहां पे फिर थूजा के साथ जब आप कार्सिनोसिन, टेरेंटोला, आर्सेनिक देंगे तो इन 4 दवाइयों से आपके 50% बच्चे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह करे ये ऐसी है बात कि इतने बच्चों को रिलैक्स मिलेगा। और ये ऑटो इम्यून डिजीज है, दुनिया में इसका इलाज नहीं है। हमारी इन 4 दवाइयों से कितने बच्चे ठीक होते हैं? आर्सेनिक, टेरेंटोला, एथूजा, कार्सिनोसिन। इसके अलावा साइड बाय साइड और भी हो सकती है। अब ये देखिए कि हमारी होम्योपैथी में कोई अजीबोगरीब भी चीजें हैं। नींद के मसले की बात करता हूँ। जैसे नींद पे आएंगे तो एक है कि वो जब मरीज सोता है, औरत है या मर्द है, तो टांगे सुकेड़ के सोएगा, टांगे सीधी नहीं करेगा, ऐसे सिकोड़ी होंगी और सोएगा। उसके बाद दवाई मर का। अगर उसने अपने सर पे हाथ रखे हुए हैं, सर पे हाथ रख के सो रहा है ऐसे, इस करवट पे इस करवट पे, वाहिद दवा पल्साटिला है। अगर वो सो रहा है तो उसने यहाँ पे हाथ रख लिए, तो ऐसे करके सोता है, उसकी दवाई नक्सवामिका है, अकेली दवाई है। तो अब ये देखें कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है होम्योपैथी की। अगर वो सिर्फ आके ये बताता है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, कि वो टांगे सुकेड़ के सो रहा है, तो उसकी दवाई सिर्फ मर का। और अगर वो इस तरह हाथ रख के सोता है, उसको नींद नहीं आएगी इसके बगैर, इस पास्चर के बगैर, तो उसकी दवाई पल्सटिल है। अगर वो इस रात पे सोता है, इसकी दवाई पल्सटिल है। अगर वो ऐसे करके सोता है तो इसकी दवाई नक्सवा मीका है। और अगर बच्चा सो रहा है अपने नीज के बल पे, तो फिर उसकी दवाई मेडोरिना है। अगर उल्टा होकर सो रहा है तो उसकी दवाई साइना है। उनकी पोजीशन भी ठीक करती है दवाई, और उनकी नींद भी ठीक करती है। चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, अगर नींद की ये प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। और अगर कोई मरीज आप देखें सोता है डायगनली, कि सर इधर है बाएं तरफ, टांगे इसके दाएं तरफ पे हैं, उमूमन बच्चे ऐसे सोते हैं, बड़े ऐसे सोते हैं, तो उसकी वाहिद दवा कौन है, याद रखिएगा। ये जो दवाइयां बताई, इससे आपकी क्लिनिक में मेरा नींद वाला मसला कोई नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बात आपकी ठीक है। वो है ना जी, मैंने लिखा है ना, अनशेड्यूल्ड लाइफ चेंज करें वो, ठीक है, स्क्रीन टाइम उनका चेंज करें। कुछ लोगों के पाँव इतने जलते हैं, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। उठते हैं, पाँव पे ठंडा कपड़ा लगाते हैं, ठंडे पानी से धोते हैं, कंबल से बाहर रखते हैं, रजाई से बाहर रखते हैं, तो उनकी दवाई सल्फर सबसे पहली है। उनकी दवाई मेडोरिनम दूसरे नंबर पे है। तीसरी दवाई सैनिकोलिया है। ये आप देंगे, इन 3 दवाइयों से उनकी ये प्रॉब्लम भी ठीक होगी। और चौथी लैक्सिस है। इन दवाइयों से इसकी प्रॉब्लम भी ठीक होगी, पाँव भी अंदर रखेगा, नींद भी ठीक होगी, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, याद रखिए। और अगर चिड़चिड़ापन गुस्सा है तो फिर कैमोमिला भी। कुछ बच्चे बड़े ऐसे होते हैं कि उनकी आधी आंखें खुली होती है और हाफ आई ओपन स्लीप हो रही होती है, कमजोरी में है उनको। उनकी पहली दवाई लाइको है, दूसरी दवाई ब्रेयोनी है, तीसरी दवाई क्रेजोट है।